ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 है जो कि फिक्स्ड है फॉर द ऑल कंट्रीज, नॉट फॉर वन पार्टिकुलर कंट्री. सो फंडामेंटल quantity. The first step we have mass, and second we have length, and third we have time, fourth temperature, and fifth electric current, and the sixth we have luminous intensity. Luminous intensity, which is whose SI unit is a candela. In short, study amount of substance. You can say we have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 फिक्स्ड क्वांटिटीज है जिसे हम फंडामेंटल के नाम से जानते हैं. ये यूनिट्स है. देखो यूनिट, रिमेंबर ऑल दिस आर क्वांटिटीज नॉट यूनिट्स. सो यूनिट ऑफ mass will be kg, unit of length will be meter, unit of time second, SI unit we have also CGS. So SI unit of temperature is Kelvin, Celsius. SI unit of electric current is I think it should be ampere. And SI unit of luminous intensity is a candela, which is represented by CD. And SI unit of amount of substance, यानी जो substance के जो amounts है उसके SI units क्या हो? मोल molecules. I think mole is the SI unit of amount of substance. अच्छा, यहाँ पर ये जो दो क्वांटिटीज है बहुत ही अजीब है, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो रिमेंबर लुमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग बट ये हमें बताता है चमक नापने के लिए. जैसे रिफ्लेक्शन देखते हो वहाँ पर चमक है, हालांकि बहुत डिफरेंट है, इसलिए पार्टिकुलर चैप्टर, एक सेपरेट चैप्टर, वी विल सी इट इन डिटेल्स. जस्ट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि इट्स SI यूनिट इज अ कैंडेला. SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज अ कैंडेला व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय CD. ये हमें बताएगा कि जो चमक, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द चमक मटेरियल. अच्छा, सेवेंथ है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. जो अमाउंट जो सब्सटेंस का है उसका ऐसा यूनिट है वो है अमाउंट. मोल या इट इज रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, some subatomics. We will see it later. Yeah, amount of a substance, it is taught in 12th standard. Even luminous intensity as. So जो amount of substance है ये केमिस्ट्री का पार्ट है और केमिस्ट्री का पार्ट फिजिक्स में भी है. सो केमिस्ट्री वाला पार्टिकल काउंट, जो केमिस्ट्री वाला पार्टिकल होता है ना, एटम स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, तो ये सब की जो अमाउंट है इन सब का जो ऐसा यूनिट है वो मोल होता है, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, पार्टिकल है. और ये पार्ट हमारे फिजिक्स में भी है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ इज नो, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हमारे इस सब्जेक्ट में कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन का मतलब है मैथमेटिक्स. लेकिन उतना मैथमेटिक्स नहीं है, उतना कैलकुलेशन नहीं, लेकिन है, एक पार्ट है मैथ का. उसी प्रकार केमिस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन उतना नहीं, एक नामी है, एक हिस्सा है, लेकिन उतना हिस्सा नहीं जितना फिजिक्स खुद में है. अच्छा, अब हम लोग मूव कर रहे हैं डायमेंशन पर. द डीएनए ऑफ ए फॉर्मूला. डीएनए मतलब समझ, डीएनए ऑफ अ पर्सन. अच्छा, डायमेंशन, लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन.
जो ये जो यूनिट्स और डायमेंशन है वो हर चैप्टर में दिखेगा, हर चैप्टर। आई एम नॉट सेइंग ऑलमोस्ट, मैं ऑलमोस्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा। ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन वो हर चैप्टर में दिखेगा। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे तब हम एसआई यूनिट देखेंगे, फिर डायमेंशन भी देखेंगे। जब हमें यूनिट पता चल जाता है तो हम डायमेंशन क्रिएट कर पाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट से तो डायमेंशन क्रिएट होगा। यानी एक चीज तो यू अंडरस्टूड कि या है, लेकिन उतना मुश्किल है। केवल हम समझ लेते हैं कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, फिर हम उसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके कुछ क्वांटिटीज क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, मेन टॉपिक बताते हैं, डायमेंशन। अच्छा, क्या है ये डायमेंशन? डेफिनेशन ऑफ अ डायमेंशन इज व्हाट? ये बताता है कि किसी भी फॉर्मूला में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार आई है। या जो पावर देखने को मिलता है ना, m रेज टू पावर 2, m रेज टू पावर -2, ये हमें यही बताता है कि जो क्वांटिटी ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी है। जैसे फॉर इंस्टेंस एरिया, यहाँ पर देखेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज m, इट्स SI यूनिट ऑफ लेंथ, इट्स 2 टाइम्स। ये पता चला हमें किससे? डायमेंशन से। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड डायमेंशन, इट टेल्स अस व्हाट इज द क्वांटिटी। ये जो आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज is a how much. That is what we get by the help of a dimension. अच्छा, हम symbol यूज करते हैं, या symbol is used for the to calculate a dimension. So symbol is nothing but for the mass we use n, and for the length we use n, and for the time we use a t, not SI use. तो डायरेक्ट फ्रॉम m we understand कि जो मास एम है सो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल है सो लेंथ को, और टी है सो टाइम को, टी है सो टाइम को। अब जब मास लिखते हैं, जो एम लिख रहे हैं, रादर देन राइटिंग केजी, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, केजी हो गया, मीटर हो गया, दैट इज सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसलिए हम एक चीज को लिखे, और ये एक चीज एम पूरा डिफरेंट क्वांटिटीज, एक क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स ले लें, है ना। इसलिए हम डायरेक्ट लेंथ के लिए एल लिखते हैं और टाइम के लिए टी लिखते हैं। टाइम में भी क्या है, सेकेंड देखने को मिलता है, मिनट देखने को मिलता है, आवर देखने को मिलता है। देख लो, एक ही क्वांटिटी के कितने यूनिट्स हो गए, आवर हो गया, मिनट हो गया, और सेकेंड हो गया। तो जो डिफरेंट यूनिट आता है ना एक ही क्वांटिटी का, इसलिए हम यूनिट्स नहीं ले सकते, डायरेक्ट हम टी लिख रहे हैं। फर्स्ट लेटर होती क्वांटिटी, फर्स्ट लेटर होती क्वांटिटी। इफ देयर इज अ केजी, यू विल अंडरस्टैंड कि मास है सो 1 है। मेन रोल रहेगा वो पावर कराएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्पीड is equal to distance upon time। ये जानते हैं कि जो स्पीड है वो ड्राइव होकर आता है, इसका जो एसआई यूनिट है वो ड्राइव होकर आता है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ स्पीड। वी नो कि दिस इज अ फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ अ स्पीड। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड आउट its SI unit, which is meter upon second, meter per second. Am I right? Meter per second is the SI unit of a speed. Okay. From this we can also calculate what dimension. It's a dimension. What do we want? M. There is no mass. There is no kg. There is no meter. There is no meter. So mass is our
0. So represent 0. Mass is our 0. And length is how much? 1. And t is how much? -1. This is the in denominator. Minus is used for the denominator. Any fundamental quantity which is in denominator, just we use negative sign so that we can understand कि जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो डिनोमिनेटर में ना कि न्यूमिनेटर में. अच्छा, ओके ओके. यहाँ पर जीरो का मतलब है कि देयर इज नो मास. L1 का मतलब है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 1 है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टाइम इज हाउ मच टाइम? 1 टाइम. It can be written as there is no mass. You can remove this n. N is 1 is written, and minus is not written. Finally, you will get this thing. LT raised to power -1. LT raised to power -1. Okay. Okay. No problem. Till here there is no problem. I think so. And let's see why. हमें क्या मिलता है सबसे? इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या गलत है. कोई इक्वेशन इस डायमेंशन से हम पता कर सकते हैं कोई इक्वेशन सही है या गलत है. अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन मैच नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज रॉन्ग. तो फॉर्मूला गलत है. तो फॉर्मूला गलत है. जो ये फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा. क्योंकि डायमेंशन इज सेम कि जो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. Okay, I think this is enough for dimension. How to calculate dimension. Now let's talk about errors in measurement. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ठीक है, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया, क्रिएट किया, so that we can avoid confusion. पहले के जमाने में देखें, डिसेंट टाइम में देखें, तो जो एरर्स थे बहुत ज़्यादा था, और इसी को अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया गया. धीरे धीरे आविष्कार किया, लेकिन धीरे धीरे वो विफल कहते हैं ना, अनसक्सेसफुल रहा वो इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि एरर ज़्यादा आ रहे थे. अब यहाँ तक मॉडर्न टाइम पहुँचे तो क्या ये कहा जा सकता है कि देयर इज नो एरर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी यूज देम? नहीं, एरर्स अभी भी है. एरर्स अभी भी है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ द एरर है वो बहुत ही कम है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स इन मेजरमेंट. यानी मेजरमेंट में एरर्स, गलतियां. जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी क्वांटिटी का, और जो असलियत है, ट्रू वैल्यू, हमने एक मेजर किया और मेजर्ड वैल्यू जो असलियत में देखते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, वी मेजर्ड इट बट रियलिटी इज समथिंग एल्स. सो ट्रू वैल्यू इज समथिंग एल्स, एंड जब वी आर मेजरिंग देन वैल्यू इज समथिंग एल्स. उनके बीच का अंतर, जो रियलिटी है और जो आ रहा है बाय मैपिंग, बाय मेजरमेंट, मेजरिंग, इनके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज आवर एरर. ओके, यू कैन से measured value, difference of a measured value and true value, difference between them is our error. अगर
there is no difference, zero. Difference is zero. We can say there is no error. There is no 1 2 3. So this is a lot of error. जो एरर है वो बहुत ही हैवी। अच्छा, दुनिया में कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती। इट्स ट्रू। इवन टुडे यू कैन से जो एआई है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया, वो भी एक दावा क्लेम करता है कि देखो ठीक है, हमने एक टूल क्रिएट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मशीन से गलतियाँ नहीं हो सकता, बहुत ही कम। लेकिन वो टूल चाहता है कि मैं गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करूँ। लेकिन होता है कभी कभार ऐसा डाटा में हो जाता है कभी कभार, लेकिन वो कहते हैं ना एक डिस्क्लेमर के तौर पर एक सेंटेंस 2 सेंटेंस लिख देता है कि दिस एआई इज नॉट अ ह्यूमन, इट्स अ मशीन, इट मे मिस्टेक, it may make a mistake, so you should check double times, again time, is there any mistake? If yes, then you can share to our tool। है ना, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो मॉडर्न हम यूज कर रहे हैं टूल, वो भी एक मशीन है, लेकिन वो भी कहता है डिस्क्लेमर के तौर पर कि इस टूल से गलतियाँ हो सकती है, इसलिए आप डबल अगेन यू चेक इट कि गलतियाँ है क्या। तो जो डिसेंट टाइम में था, उस टाइम में भी हमारे पास मशीन थे, लेकिन क्या था प्रॉब्लम, ये था कि जो एरर्स थे वो ज़्यादा थे, जो ये क्रिएट कर रहा है टूल्स को, वो इस बात को लेकर चलता है कि जो एरर्स है जो मशीन प्रोवाइड करेगा वो बहुत ही कम रहे, वो ये चाहता है कि रहे ही ना। लेकिन देखने को रियलिटी ये देखने को मिलता है कि हाँ, हो जाते हैं थोड़ा बहुत एरर्स, हो जाते हैं थोड़ा बहुत। सो हमेशा थोड़ी बहुत कमी रह जाती है मशीन के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टूड जो मैंने एआई का एग्जांपल लिया और डिसेंट टाइम का एग्जांपल लिया। जो डिफरेंस ये है कि जो अमाउंट ऑफ जो हमें इंटेंसिटी ऑफ एरर देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा था डिसेंट टाइम में, लेकिन अब बहुत ही कम, बहुत ही कम। अच्छा, जब वो सुनार जो यूनाओं की जो सुनार होता है वो क्या करता है, गोल्ड बेचता है, सोना बेचता है। जब सुनार गोल्ड तोलता है तो वहाँ एक छोटी छोटी एरर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही मैंडेटरी रहता है। अब वो छोटा छोटा जब हम गोल्ड को मापते हैं या जो छोटा सा भी मेजरमेंट होता है ना, वो हमें इतना अमाउंट दे जाता है कि क्या नाम है, छोटा सा मेजरमेंट। इसलिए उसकी छोटी सी गलतियां उसके लिए बहुत ही बड़ी गलती हो, छोटी सी गलती उसके लिए बड़ी गलती हो सुनार के लिए, है ना। तब हमें पता चलता है इम्पोर्टेंस ऑफ एरर, हमें मिस्टेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन वही बात है, मिस्टेक हो जाता है, एरर आ जाता है, पर यार when it comes to modern time, there is a very less. Even we use sometimes then we see a machine is not providing error, ऐसा होता है, बहुत ही कम संभावना होगा कि वो एरर दे। अच्छा, तो वहाँ जब सुनार गोल्ड तोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ जो 0.0001 ग्राम की गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है उसके लिए। 0.0 यू कैन सी ये जो एरर है 0.0001 ग्राम, which is very less, which is very less, it's not completely 1 gram। would you say कि यार ये बहुत बड़ा एरर नहीं, it's a very less, it's a very less। लेकिन जो ये एरर है, अगर कोई इंसान है जो लोहा आयरन बेच रहा है उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वही सुनार है, अगर सुनार का वो गोल्ड बेचेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। टाइप्स ऑफ एरर्स, सो इसी जो इतने स्मॉल एरर है ना, इसी के बारे में बताना है।
Now let's see types of error. Types of errors. कितने प्रकार के error? एक होता है सिस्टेमेटिक error. Let me write systematic. And second we have random error. Random error, systematic error. Now let's see what is the meaning of a systematic and a random error. So it tells you कि जो मशीन की खराबी है या गलत तरीके से मशीन की खराबी या गलत तरीके से जो हमें एरर मिलता है, जो एरर मिलता है वो मशीन की खराबी से मिल सकता है या फिर गलत तरीके से मिल सकता है. एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है. You will get more clarity when you understand about systematic and random. Then you will see difference between. अच्छा ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर कहना चाह रहा है कि जो मशीन की खराबी से एरर आया, जो मशीन के गलत तरीके से एरर आया, दैट इज व्हाट इज आवर सिस्टमेटिक एरर. अच्छा नेक्स्ट रैंडम. अचानक टेम्परेचर बदल गया या ध्यान बढ़ा गया, ये तो नेचुरली ये मशीन के द्वारा नहीं हो रहा, नेचर के द्वारा है. You can see this is happening by the machine. Systematic error is going to happen by the machine, and random error is going to happen by the human. You can say by the nature. Rather than saying why a human, it will be best to say क्या nature. नेचर में क्या होता है, ध्यान बढ़ा होता है. नेचर में ये होता है टेम्परेचर बदल सकता है, वो कब बदल जाए प्रोग्रामिंग उसके अनुसार अगर एरर आए, वो एरर तो आएगा नेचर के अनुसार तो एरर आएगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंसेस की जो फर्स्ट एरर जो आ रहा है, जो एरर आएगा वो मशीन के द्वारा है, और जो सेकेंड एरर मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपना काम बढ़िया से निभा रहा है, लेकिन जो ये आ रहा है एरर वो नेचर के द्वारा आ रहा है, ना कि मशीन के द्वारा. सो अगर मशीन के द्वारा एरर आए उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और जो एरर नेचर के द्वारा है उसे हम, ना कि मशीन के द्वारा, उसे हम रैंडम एरर कहते हैं. मशीन के द्वारा जो एरर आ रही है उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और जो नेचर के द्वारा एरर आ रहे हैं उसे हम रैंडम एरर कहते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक. Next is which is significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? जरूरी नंबर्स, जो हमारे लिए जरूरी है. ठीक है, एरर आ रहा लेकिन जो जरूरी एरर है उस पर हमारा ध्यान रहता है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेट्स एक्सप्लोर इट इन डिटेल्स. व्हाट इज इट, जो हमें बताते हैं कि हमारी मेजरमेंट की कितनी भरोसेमंद है. जो डिजिट हमें ये महसूस करा दे कि तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, वो डिजिट क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स. वो डिजिट जो हमें बताते हैं कि हमारी मेजरमेंट कितनी भरोसेमंद है, इतना डिजिट में कितना फर्क आ जाएगा, इतना डिजिट में. चलो ठीक है, डिजिट बहुत कम, लेकिन यही डिजिट तुम्हें फर्क महसूस करा दे, दैट इज व्हाट इज आवर सिग्निफिकेंट फिगर. दैट इज व्हाट इज आवर सिग्निफिकेंट फिगर. यानी वो छोटे से एरर बस आपको महसूस हो जाना चाहिए. ओके, सो रियल लेट्स कनेक्ट इट विथ रियल लाइफ. अगर आपका फ्रेंड कहे कि उसके पास 100 रुपीज है, तो वो राउंड फिगर हो सकता है. 100 फिगर मतलब उसके पास इतना है,
इतना अमाउंट है ना, राउंड फिगर कहते हैं, राउंड फिगर। और राउंड फिगर मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू जो कि है परसेंट में, तो राउंड वैल्यू राउंड फिगर हो सकता है। पर अगर वो कहे कि उसके पास 100.50 रुपीज, यहाँ पर हमें लगे ये क्या है, 5.0 हटाओ ना, टारगेट बोलो 100, टारगेट बोलो 100, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंस पता चल जाए। There is a huge difference between 100 and 100.50, and difference is what, 0.50. Difference between them is 0.50. यहाँ में महसूस हो जाए, अगर हम सिर्फ डायरेक्ट 100 का कोई महसूस नहीं, ठीक है 100, लेकिन जब बात आती है 100 पॉइंट समथिंग, then our focus goes on the decimal, on the digit which is after decimal. यानी राउंड फिगर इज व्हाट, राउंड फिगर इज विदाउट डेसिमल, कोई नंबर जो डेसिमल के बाद ना आए, यानी यहाँ पर डेसिमल का रोल नहीं, विदाउट डेसिमल, यू कैन से विदाउट डेसिमल। लेकिन जब डेसिमल आ जाता है तब उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। रुपए है तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट या एक्यूरेट बात कर रहा है, यानी जो 100 है वो हमारा आ जाएगा विदाउट डेसिमल, एंड दिस विदाउट डेसिमल नंबर इज नोन एज राउंड फिगर। लेकिन जब हम डेसिमल के बाद डिजिट ऐड करते हैं 100.56 और यू कैन से 0, दिस इज व्हाट आवर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, और यू कैन से सिग्निफिकेंट नंबर, और यहाँ पर हमें एक्यूरेट वैल्यू मिला है, एक्यूरेट वैल्यू मतलब कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, जो कि है एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो कट ऑफ में होता है ना, ऐसे ही होता है, यहाँ एक्यूरेट से लोग पिछड़ते जा रहे। यहाँ पर बात वो होता है कि मैं सिर्फ 0.567 से इतना से पीछे, एक्यूरेट, यहाँ पर कट ऑफ के लिए एक्यूरेट वैल्यू इज कंपल्सरी, सिग्निफिकेंट और यू कैन से एक्यूरेट वैल्यू। तो यानी ये जो है वैल्यू सो एक्यूरेट, क्लियर बता रहा है कि हाँ तुम्हारे पास इतना है, ना ही कम ना ही ज्यादा। इसका मतलब एक्यूरेट नहीं, ये एक्यूरेट हो भी सकता है, एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। नहीं, जब डेसिमल लग जाता है तो वहां पर हमें एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट पॉसिबिलिटी है ना, जो विश्वास है वो हमें मिलता है कि हाँ इतना अमाउंट है। यू कैन रिमेंबर दिस, इसे आप याद कर सकते हैं फ्रॉम कट कि हाँ जो कट ऑफ होता है वहाँ पर 0. समथिंग वहाँ पर रोल होता है इसका, तो उससे आप याद कर सकते हैं। दिस वाज एग्जांपल ऑफ अ रियल लाइफ। नाउ लेट्स सी summary table of this chapter. Summary table. First of all, we saw units. We understood what is a unit, how to find a unit of any physical quantity. We saw physical quantities and unphysical quantities. Then we moved towards the unit. Then we saw fundamental units, fundamental quantities, derived quantities and derived units. Then we saw कि यार ठीक है, यूनिट्स के बाद क्या डायमेंशन आएगा यार, यूनिट से ही हम डायमेंशन पता कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एरर है वो क्या है, जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है, जो हम मेजरमेंट, जो हम टूल यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज करके जो वैल्यू मिल रहा है और उसको कंपेयर कर रहे हैं रियल लाइफ में, कि जो रियल लाइफ में दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस पता चल जाए और वो डिफरेंस कितना है, दैट इज व्हाट इज आवर एरर।
फिर हमने देखा कि जो एरर है वो दो प्रकार, 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट बट सिस्टमेटिक एरर, एंड सेकेंड विच वाज सिस्टमेटिक के बाद था सिग्निफिकेंट, सिस्टमेटिक जो कि रिलेटेड था मशीन से. जो मशीन गलती करे उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. कुछ मशीन में खराबी आ जाए, मशीन के गलत तरीके से जो एरर आ जाए उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. और दूसरा था नेचर से रिलेटेड. नेचर से रिलेटेड मतलब टेम्परेचर में कुछ बदलाव आ जाए, इंसान का वो जो ध्यान है वो भटक जाए, तब जो एरर आएगा दैट इज व्हाट आई थिंक रैंडम, दैट इज नॉन एज रैंडम. कभी भी हो सकता है. रैंडम मतलब कभी भी वो एरर हो सकता है, कभी भी टेम्परेचर बदल सकता है, कभी भी टेम्परेचर बदल सकता है. देन वी मूव्ड टुवर्ड्स द वर्ड्स सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट का फिगर का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू देना, एक्यूरेट वैल्यू देना, यानी वो बिलीवेबल नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो बिना डेसिमल का है, वैल्यू जो बिना डेसिमल का है उसे हम राउंड फिगर के नाम से जानते हैं. और जो वैल्यू डेसिमल के साथ है उसे हम एक्यूरेट कह सकते हैं. और यू कैन कॉल दैट एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू में जो कि डेसिमल के साथ होगा. और यही 0.5 यही एरर होता है, लेकिन बहुत कम होता है. 0.5 तो बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू 0.00001, है ना. सो एक्यूरेट मतलब जो करेक्टनेस है, वो गलतियाँ जो करेक्टनेस है, गलतियाँ बहुत ही कम है. ऐसी वैल्यू कि कितने पास है. This is done about units and dimension. About units and dimension. Now let's talk about next chapter, which is motion in a straight line. Motion in a straight line. ये चैप्टर कहना चाह रहा है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, तब हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कौन से यूनिट्स आएंगे, किस प्रकार के फॉर्मूलास आएंगे. जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उस टाइम हमारे पास किस प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, कैसा फोर्स होता है. वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म. ऑल दिस पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस पार्टिकुलर पार्ट. लेट्स स्टार्ट. मैंने एक्सप्लेन किया कि जो मीनिंग ऑफ दिस नेम्ड चैप्टर इज व्हाट देयर इज अ बॉडी व्हिच इज मूव. बॉडी कैन बी एनीथिंग, it can be vehicle, it can be particle. So anything which is moving in a straight line and direction is the same. Direction should be same यार. अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन इज अ डायरेक्शन. देखो डायरेक्शन जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन भी एक डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन है कि एक ही रहना चाहिए उस बॉडी के लिए. ठीक है. इमेजिन करो एक सीधी सड़क रोड है और हमारी जो कार है, व्हीकल है, बस आगे या पीछे जा सकते हैं, ना लेफ्ट ना राइट. बस इसी सीधी लकीर वाली मूवमेंट को ही हम इस चैप्टर में समझेंगे.
यानी यहाँ पर जो इसका मतलब है स्टेट का, अगर वो हॉरिजॉन्टल बॉडी विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, here we see कि body should not go upward, should not go downward, should not go inward, should not go outward, ना ये कुछ एंगल से जाना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल में जाना चाहिए। तब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So first of all, let's see what is the exact meaning of distance. Then we will talk about exact meaning of displacement. Then we will see difference between them. So distance का मतलब होता है जो हम रियल लाइफ में एक डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस का मतलब जो हम रियल लाइफ में डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, that is what is our distance. So total जो actual path है is our exact meaning of a distance. अच्छा, okay, we have understood this was the definition of distance. Now what more points that are for the distance, which are, it is a scalar quantity. This is quantity, physical quantity, but what kind of a quantity? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम इसे स्केलर क्वांटिटी को कह रहे हैं, इफ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा लेकिन डायरेक्शन में। हाँ, ये देखने को मिलता है कि ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। अगर कोई बॉडी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और हम चाहते हैं कि उसका डायरेक्शन एक इम्पोर्टेंस रहे, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहे डायरेक्शन, देन वी can call that quantity as a vector quantity. We will see that quantity, and you can see that quantity is a displacement. But right now just understand कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इम्पोर्टेंट है, ना कि डायरेक्शन। इसलिए हम इस डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का, देखो ये डिस्टेंस है जीरो, इट कैन बी जीरो, इट वुड बी पॉजिटिव, लेकिन इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, कदापि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। यस, इट कैन बी जीरो। जीरो का मतलब देयर इज नो डिस्टेंस, जीरो का मतलब देयर इज नो डिस्टेंस। ओके, and formula is very simple. क्या फॉर्मूला है? सिर्फ कैलकुलेट करना, सम अप करना, और क्या करना, कितना कवर किया गया बॉडी के द्वारा डिस्टेंस, जस्ट वी हैव टू ऐड। और फॉर्मूला देखेंगे जब स्पीड आएगा, जब वेक्टर वेलोसिटी आएगा, देन वी विल सी फॉर्मूला। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डिस्प्लेसमेंट। देखो, ऐसा महसूस होगा कि जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है बहुत हार्ड से, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो दिखाने के लिए जो डिफरेंस है वो क्या है दोनों। ये जो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि जो बॉडी है, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेस किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन याद रहे हम यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट लेते हैं, ना कि कर्व पॉइंट, ना कि कर्व पॉइंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट पॉइंट रहेगा, और इसके लिए डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। So definition of the displacement is it takes initial point and final point. जो initial point से final point का जो displacement हुआ है, जो distance देखने को मिलता है in a straight line, that is what is our displacement. Okay. Direction इसके लिए important है। Can we call it as a vector quantity? Yeah, we can call it as a vector quantity, क्योंकि magnitude के साथ साथ डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट साइन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। या इट वुड बी, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। इसलिए तो डायरेक्शन आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन है, साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन।
Okay, okay, enough. And let's say SI unit is what? Meter, meter. Now, one point which we need to analyze, which is देखो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट. You can say this can be equal and जो डिस्प्लेसमेंट है विल बी लेस, लेकिन जो डिस्टेंस होगा इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ये देखने को मिलता है, इवन रियल लाइफ में देखने को मिलता है ऐसा. देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, बल्कि वो छोटा हो सकता है या फिर वो बराबर हो सकता है. बराबर कहने का मतलब अगर डिस्टेंस जो बॉडी है वो मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ए टू बी, एंड जो इसका लेंथ है वो कितना है, लेट्स से 7 मीटर एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ गया. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि तुम्हें डिस्टेंस पता करना, डिस्प्लेसमेंट पता करना. अब यू नाउ कि जब एक बार तुम पता कर लेते हो तो हमें ये देखने को मिलता है जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा देखने को मिलता है कि बोथ आर सेम 7 सेंटीमीटर डायरेक्शन जो मैटर. तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के. ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता भी. तो यहाँ पर एक फैक्ट देखने को मिल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल रह सकता है डिस्प्लेसमेंट के. लेकिन एक फैक्ट और भी है, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी वैल्यू वो कभी ग्रेटर नहीं होगा किससे, डिस्टेंस से, बल्कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट. ये 2 फैक्ट्स हैं फॉर द यूनिवर्स, फॉर द वर्ल्ड. लेकिन हम यहाँ पर मोड यूज करेंगे so that we can remove direction, okay. Now let's talk about the speed versus velocity, speed and velocity. Let's talk about speed and velocity. दोनों का काम ही सिर्फ यही है कि रफ्तार क्या है, किसी बॉडी का रफ्तार क्या है. क्या बॉडी स्लो स्पीड से जा रहा है, क्या बॉडी फास्ट स्पीड से जा रहा है, ये सब देखने को मिलता है हमें स्पीडोमीटर से. एक डिवाइस है जो कि व्हीकल में पाया जाता है और उसे इसलिए यूज किया जाता है सो दैट ड्राइविंग पर्सन कैन फाइंड कि जो मेरा व्हीकल है वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है. अच्छा, तो स्पीड क्या बताता है, ये हमें बताता है कि स्पीड क्या है, कितना फास्टनेस है, कितना स्लोनेस है. वेलोसिटी भी वही बताता है, फास्टनेस. लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्पीड डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा. सो रिमेंबर स्पीड कैन बी नेगेटिव, क्या हम इतना से गए तो इतना कितना कम हो गया, है ना. सो जो स्पीड के लिए फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है. इसके लिए जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फॉर्मूला से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एस मल्टीपल टाइम, और टाइम के लिए हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसी फॉर्मूला से हम पता कर लेते हैं. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड. और जब हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी, फॉर्मूला इज द सेम, लेकिन जस्ट जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड यहाँ जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. अगर इफ यू पुट डिस्टेंस फॉर द वेलोसिटी देन यू विल से कि देयर इज नो लॉजिक टू से व्हाट वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो लॉजिक इज कि जो डिस्प्लेसमेंट है वही लॉजिक प्रोवाइड करेगा, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि डिफरेंस क्या. अगर नहीं यू अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इज जस्ट इट्स अ गेम ऑफ डायरेक्शन. स्पीड वो भी क्या बताएगा, वो फास्ट बताएगा, स्लो बताएगा, कितना स्पीड से जा रहा है कोई व्हीकल. वेलोसिटी का काम भी वही सेम, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन बता देता है, लेकिन स्पीड नहीं बताएगा. उसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहेगा स्पीड का. ओके.
रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ एक व्हीकल है जो 60 किलोमीटर यानी एक 1 आवर में वो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो वो स्पीड है यानी इतना स्पीड से जा रहा है, इतना आवर में इतना इतना किलोमीटर वो कवर कर ले रहा है। हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये व्हीकल स्पीड में इट इज गोइंग विथ हाई स्पीड और लो स्पीड। सो फ्रॉम वैल्यू वी गेस कि क्या हो रहा है, जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है वो क्या है, फास्टनेस है कि स्लोनेस है। अगर मैं कहूँ कि ठीक है कि 60 किलोमीटर से नॉर्थ में जा रहे हैं, यानी मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन बता दिया कि इस डायरेक्शन में वो इतना किलोमीटर इतने आवर में मूव करता है। डायरेक्शन अगर डायरेक्शन आ गया तो उसे हम वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। So for this formula would be what? V is equal to displacement upon time. यहाँ पर टाइम इसलिए आता है क्योंकि जो ये मूवमेंट होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का काम होता है कि ये जो स्पीड है, ठीक है, जो चेंजेस ऑफ वेलोसिटी है वो कितना चेंज हो रहा है, क्या वो बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन से देखने को मिलता है। जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है घट रहा है वो हमें देखने को मिलता है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ही बताएगा, या फिर वो जो मूव कर रहा है व्हीकल वो क्या कांस्टेंट से कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ही बताएगा। अगर एक्सेलरेशन इज 0 देन वी अंडरस्टैंड कि जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। दैट इज हाउ वी कम्युनिकेट और यू कैन से वी इंटरैक्ट विद द एक्सेलरेशन वर्ड। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, इट कैन बी 5, इफ इट इज अ 5 देन वी अंडरस्टैंड कि जो ऑल द टाइम है ऑल द टाइम ऑफ अ जर्नी ऑफ अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग, हम ये अंडरस्टैंड ये समझते हैं कि जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है विथ सेम फिक्स्ड एक्सेलरेशन। दैट इज व्हाट इज आवर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू है एक्सेलरेशन की फिक्स, एक्सेलरेशन इज अ फिक्स्ड। जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी इज द सेम, वेलोसिटी इज द सेम ड्यूरिंग द जर्नी। जब हम बाइक का एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसको स्पीड जो है व्हीकल का हम बढ़ा रहे हैं, उसी का फिर घुमाते हैं तो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ द व्हीकल उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब होता है एक्सेलरेटर डिवाइस के माध्यम से, एक्सेलरेटर डिवाइस के माध्यम से। अगर इफ यू इंक्रीज एक्सेलरेटर इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ योर व्हीकल। If you decrease your accelerator, it means you are decreasing the speed of your vehicle. Velocity बढ़ती वहीं acceleration। अगर velocity change हो रही है तो वहाँ acceleration है। अगर velocity is not changing, then we say कि acceleration is a constant, or you can say acceleration is a 0. Yes, acceleration will be 0, yeah, it should be 0. Constant का मतलब भी वही है ना कि velocity is not changing। कांस्टेंट का मतलब वही है, ये फिक्स्ड है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वेलोसिटी इज अ चेंजिंग। अब जब एक्सेलरेशन ही फिक्स है तो हमें कैसे कह सकते हैं कि कौन वेलोसिटी इज अ चेंजिंग, कैसे कहा जा सकता है? आई थिंक सो नो। नाउ लेट्स सी इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता है। इसी इक्वेशन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। यही इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा इन द चैप्टर ऑफ मोशन इन अ वन डायमेंशन इन अ प्लेन। लेट्स से व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये जो v माइनस यू आया इट्स नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एंड t इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो डिस्प्ले यहाँ पर लेकिन याद रखना जो v है वो वेलोसिटी है ना कि डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड u इज है, सो u हैज वो इनिशियल वेलोसिटी।
नोट। लेकिन हाँ, जब आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल नोट वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप बात करें एक्सेलरेशन की तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज करेंगे, इंस्टेड वी विल यूज व्हाट, वेलोसिटी वर्ड, initial velocity, final velocity. So final minus initial with respect to time is our acceleration. अच्छा, ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि चेंजेस कितना है। जब स्टार्ट किया आप फ्रॉम इनिशियल एंड देन यू रीच टिल द फाइनल, से इस जर्नी में कितना चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग अस, v माइनस u एंड टी। देखो ये जो चेंजेस हो रहा है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, सो टाइम इज कंपलसरी। अब इस इक्वेशन से क्या कहने को मिलता है, इस इक्वेशन से मिलता है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसी को क्या किया जा सकता है, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, दिस इज वन इक्वेशन। इसको पुट कर देना वैल्यू ऑफ वी, सो दैट वी कैन गेट, you will get a second equation, third equation, like that. If you want to find out the displacement, you know what to do. I think I should stop till here for the acceleration. लेकिन I have explained कि इसी equation से, जो कि basic equation है of acceleration, इसी equation से हमें 3 equation of motion मिलता है, इसी equation से क्लियर। अच्छा, वो वेलोसिटी, जब इंस्टेंट वेलोसिटी की बात आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या, वो कैलकुलस मेथड को यूज करके हम उस फॉर्मूला को लाते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, इसका मतलब कि हम ये पता करने की कोशिश करें क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ए पार्टिकल ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर जर्नी। तो उस पार्टिकुलर, उस वेहिकल और उस पार्टिकल का एक टाइम पर, एक इंस्टेंट टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज व्हाट we find out by using this formula, which does not look a heavy or you can say rocket science. Acha, when it comes to average acceleration, you know what to do, but I am not going to explain over here because it will take time. It will take time. Here just we are covering all the chapters as a concept. So acceleration, instant acceleration, ये हमें देता है क्या, डी वी अपॉन डी टी, वेयर वी इज दी वेक्टर, एक्स इज दी वेक्टर। सो डी वी का मतलब क्या है, डी वी अपॉन डी टी, ये हमें एक पार्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बता रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल बता रहा है एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर। अच्छा, फिर हम समझते हैं कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। इट कैन, अगर एक जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड टेस्ट टू पावर 2, जिसका मतलब ये समझ रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द जर्नी, द होल जर्नी, जो एक्सेलरेशन है वो क्या, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वो सेम एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकेंड टेस्ट टू पावर, उसी स्पीड से। if you observe after few seconds you will see कि जो acceleration है वही है, सेम मीटर 10 मीटर पर सेकेंड रेस्ट टू पावर 2, वही सेम एक्सेलरेशन। इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। एवरेज का मतलब क्या, हम ये पता करते हैं कि जो ड्यूरिंग ये जर्नी था वो ये एक एवरेज एक्सेलरेशन क्या था। हम ये नहीं जान पाते कि ठीक है एट दिस पॉइंट वाज एग्जैक्ट दिस एक्सेलरेशन, लेकिन हम ये पता कर लेते हैं कि जो ठीक है इतना तुमने डिस्टेंस कवर किया, इतना वेलोसिटी से किया, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इतना था, फाइनल इतना था, तो इसका मतलब कि तुम अगर देखो एक ले एवरेज एक्सेलरेशन, यानी
तुमने इतना एवरेज एक्सेलरेशन से इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जो कि एक क्या बोलते हैं वो रियल कहते हैं कि वो जो पार्टिकल है उतना उतना एवरेज एक्सेलरेशन से मूव नहीं किया है। बस हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इतना अगर एवरेज एक्सेलरेशन है तो इतना एवरेज एक्सेलरेशन से फ्रॉम द इनिशियल टिल द फाइनल इट कैन कवर दिस मच डिस्टेंस, दैट इज व्हाट वी आर फाइंड, क्योंकि असलियत में ऐसा नहीं हुआ है ना उस पार्टिकल के साथ। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम मीनिंग होगा, सेम मीनिंग होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज फिक्स्ड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity not velocity but displacement is changing. After few seconds displacement is something, magnitude is something, after few seconds magnitude is something. Now let's see uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, लाइक एंड अनलाइक मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट विल बी मूविंग विथ सेम 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। यानी ड्यूरिंग द जर्नी द वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो ड्यूरिंग द जर्नी है वो वेलोसिटी इज चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट वुड बी चेंजिंग, यानी कि आफ्टर फ्यू सेकेंड्स दैट पार्टिकल इज कवरिंग समथिंग एल्स डिस्टेंस, समथिंग एल्स, दैट पार्टिकल इज मूविंग समथिंग एल्स वेलोसिटी, समथिंग एल्स स्पीड, समथिंग एल्स एक्सेलरेशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मतलब बराबर टाइम में बराबर दूरी, एक टाइम में वो इतना कवर किया डिस्टेंस, फिर अगेन उससे टाइम चूँकि सेम है उसी टाइम में वो डिस्टेंस देखा गया कि फिर डिस्टेंस वही सेम आ रहा है, फिर ऐसा ही होता गया एक जर्नी में। और इसी जर्नी में जो इक्वल जो देखने को मिलता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि या तो टाइम चेंज होगा अगर डिस्टेंस सेम है, आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस इज सेम बट टाइम इज चेंजिंग। क्या हो रहा है कि जो इन फर्स्ट आवर दैट पार्टिकल कवर्ड 60 किलोमीटर इन 1 आवर, लेकिन दूसरा 1 आवर में क्या हुआ कि वही डिस्टेंस सेम है, लेकिन दूसरा वो क्या बोलते हैं इंटरवल में वो टाइम था, सो वो 55 मिनट्स था, यानी यहाँ पर टाइम हैज चेंज्ड, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। कुछ भी चेंज हो जाए, या फिर तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है, टाइम सेम होगा, इफ डिस्टेंस इज चेंजिंग देन वी कैन कॉल इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म। अगर दोनों चेंज हो रहा है तो वी कैन कॉल इट एज अ नॉन यूनिफॉर्म। कुछ भी एक चीज़, या फिर टाइम हो रहा है या डिस्टेंस हो रहा है, कुछ एक चीज़ अगर चेंज हो गया तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। Now let's talk about next thing, which is relative velocity. Relative velocity. Relative यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वर्ड भी ऑब्जर्व करेंगे, उसे भी समझेंगे। एब्सोल्यूट मतलब होता है बिल्कुल, रिलेटिव मतलब होता है हम किस से रिलेट कर रहे हैं, हम एक वेलोसिटी को किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। ऐसा क्यों? हम किसी देखो एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम उस वेलोसिटी को किसी और चीज़ से क्यों रिलेट करें, हम उस वेलोसिटी को किसी और चीज़ से क्यों रिलेट करें?
एयर में। ऐसा क्यों करें? वो अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से, तो हम उसे क्यों रिलेट करें किसी और चीज़ से? आंसर इज कि जो हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिलता है, देयर आर ए लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम किसी ऑब्जेक्ट से उसे देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट। एक वे जैसा कि मैंने कहा कि एक वेलोसिटी, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो हम वहीं पर अगर ऑब्जर्व करें किसी और रेफरेंस पॉइंट से, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा होता है रियल लाइफ, ऐसा रियल लाइफ में होता है। जब दो चीजें चल रही हो तब एक दूसरी चीज कैसे देखेगी। तीसरा एक पॉइंट आता है क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पर्सन, एक ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, एक पर्सन जो कि ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को। अच्छा, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट और रेस्ट। देखो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अंतर यही है कि जो एब्सोल्यूट है वो बताता है कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें आपका रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज समथिंग एल्स। इन आवर वर्ल्ड वी से कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रिलेटिव वेलोसिटी, ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यानी मोशन एंड रेस्ट दे विल नॉट बी एब्सोल्यूट। ओके ओके। जब दो चीजें चल रही हो तो एक को दूसरी कैसे दिखेगा? क्या वो जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पार्टिकल है वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में, वो किसी और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है वेलोसिटी में। इस चीज का हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है तो हम इसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। रियल लाइफ, लेट्स कनेक्टेड रियल लाइफ विथ रियल लाइफ। जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक, तो लगता है कि दूसरी ट्रेन बहुत धीरे चल। जब देयर आर टू ट्रेन्स एंड बोथ आर मूविंग ऑन अ पटरी, वी सी कि यार जो एक ट्रेन है एक दूसरे को पीछा करते रहे, एक दूसरे को पीछे करते रहे। देन वी ऑब्जर्व कि जो हम एक ट्रेन बैठे हैं और एक दूसरी ट्रेन है जो कि एक खड़ी थी, और एक ट्रेन जो है सो खड़ा था पटरी पर। तो हमने ये देखने को मिला कि जो ट्रेन है वो पीछे की ओर चला गया, लेकिन असलियत में क्या होता है कि वो मूव नहीं कर रहा था, वो अपने रेस्ट पोजीशन में था। लेकिन हमें दिखता क्या कि वो पीछे की ओर गया। जब पीछे की ओर गया कि इसका मतलब है कि वो मूव किया ना पीछे की ओर। लेकिन फिर अगेन आई वुड से कि रियलिटी वाज दैट ट्रेन वाज एट रेस्ट। ऐसा देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर टू थिंग्स आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी दैट ट्रेन, सेकेंड ट्रेन वाज मूविंग बैकवर्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन which was at railway station, that person observed कि यार एक जो फर्स्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन सेकेंड है वो मूव नहीं कर रहा। देखो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है, और वो भी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिलता है। मेरे अनुसार दैट ट्रेन वाज मूविंग बैकवर्ड, लेकिन जो थर्ड पर्सन आया उसके अनुसार क्या दिख रहा था, जो फर्स्ट है ट्रेन वो मूव कर रहा है लेकिन सेकेंड नहीं मूव कर रहा। अच्छा, नाउ लेट्स सी समरी टेबल ऑफ दिस चैप्टर। जो टोटल रास्ता है जो कवर करता है एक बॉडी, या तो वो जो को कवर कर रहा है वो तो लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है। अगर वो कवर कर रहा और जो एक्चुअल कवर किया उसे हम डिस्टेंस कह देते हैं। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन नहीं, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
and it could be 0. शॉर्टेस्ट का मतलब हम यहाँ फाइनल इनिशियल लेते हैं, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। एंड जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। स्पीड बताता है हाउ फास्ट इज समथिंग मूविंग, और वेलोसिटी भी यही बताता है कि हाउ फास्ट इज समथिंग मूविंग। लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला फॉर द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इनटू टी। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट वन मोर which is t is equal to, so distance upon is speed. Now formula for the velocity is what? Displacement upon time. So displacement हो रहा है बॉडी का with respect to time is what? That is what is velocity. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? हमें एक्सेलरेशन ये दिखाता है कि जो चेंजेस इन वेलोसिटी है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयर इज नो चेंज, वी कैन से कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली एज बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, so rate of a change. That's all for this chapter. Now we will discuss about motion in a one dimension.